नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, उसको देखते हुए यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े फैसले पार्टियां कर सकती हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा फैसला जो है वो बीजेपी ले सकती है, क्योंकि बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में भी उस तरीके से ठीक नहीं है जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि 80 सीटें बीजेपी आसानी से निकालने जा रही है। दावा भले ही बीजेपी कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर योगी सरकार भी घिरी हुई है और केंद्र की सरकार भी घिरी हुई है। बीजेपी के खिलाफ स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में बीजेपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरकर पहले ही कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है उत्तर प्रदेश में। अब इसी के तहत कई चैनलों ने यह खबर चलाई और खबर यह चलाई गई कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को वो छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या कुछ है सच्चाई और किस तरीके से बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में फंस गई है, और जो उसने झारखंड में करने की कोशिश की थी और उसके बाद वहां एक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो डर था उसको दिखाते हुए वहां तोड़फोड़ की कोशिश की थी, अब वही कोशिश यहां पर भी की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि कैसे यह दिखाया जाए कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, कैसे यह दिखाया जाए कि जो दल है वो आपस में एक तरीके से मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन सीट बंटवारों को लेकर किस तरीके से आपस में लड़ रहा है। अब वहां पर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने दोनों स्थिति साफ कर दी थी। एक तो उन्होंने कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी बता दिया कि सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से स्थिति साफ हो गई है और किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे में कमजोर कड़ी जो है वो जयंत चौधरी नजर आए, आरएलडी नजर आई, और इसीलिए बीजेपी ने वहां पर एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हुए जो भी उनका समर्थित मीडिया है उसको यह खबर दी और उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर चला दी गई। लेकिन सच्चाई क्या है इस पर आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो है वो शिवपाल यादव का इस पूरे मामले को लेकर आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले वो सुनाते हैं, सुनिए। अरे आईडी नीचे कर लो भाई, राधी भाई नहीं आईडी नीचे करो, जगह नीचे। उस्मान पकड़ लो, उस्मान भी निकला, छोड़िए ऊपर करना हटे ना। वो कहीं नहीं जा रहे तो यार आधा चुनाव आधा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का। सर 11 तारीख, अरे एक मिनट लेके सबको ले जा रहे हैं। 11 तारीख को विधान सभा 11 तारीख को कोई नहीं बनता है। मैंने 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के समय के लिए कहा था, तो खुद ही अध्यक्ष जी को नहीं निमंत्रण मिला था तो हम लोगों को कहाँ ले जाते। लेकिन हम अपने नेता विरोधी दल को कहेंगे हम लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करा, तब जाएंगे। कानपुर में तो आप सुन रहे थे शिवपाल यादव को। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे और ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। जो भी बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाना चाह रही थी, उसी के तहत ये सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही थी। आखिर इसके बाद और कौन से बड़े बड़े नेताओं ने भी इस पर बयान जारी किया और एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बीजेपी प्रोपेगेंडा रच रही थी वो प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेल हुआ है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव और इसके साथ ही जयंत चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ है बयान, इसको आपको सुनाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली है, 14 फरवरी को प्रवेश करेगी और उससे पहले बीजेपी कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। डोरे जयंत चौधरी पर डाले जा रहे हैं, इससे पहले भी डाले गए हैं, लेकिन जयंत चौधरी एक बार भी टस से मस नहीं हुए। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि क्या जयंत चौधरी फिसल जाएंगे। हालांकि बयान तो अभी भी बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के आ रहे हैं, जयंत चौधरी के फेवर में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में वो हैं ऐसा बताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं अमलेंदु जी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ये खबरें चलाई जा रही हैं, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी से बीजेपी डर गई है? देखिए, निश्चित तौर पे असल में भारतीय जनता पार्टी की सोच ये थी कि शायद अखिलेश यादव जिस तरीके की पिछले दिनों बातें कर रहे थे उससे ये आभास लगाया जाने लगा था कि अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना चाहते हैं। ये ऐसा समझा गया था, ये आभास मिलने लगा था। हालांकि अखिलेश यादव ने इस तरह की कोई बात कही नहीं थी कि वो इंडिया गठबंधन से दूर रहेंगे, बल्कि वो हर मौके पे इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात ही करते रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जो हैं, खासतौर से जो कॉर्पोरेट मीडिया है, उसने ये आभास बनाने की कोशिश की थी कि अखिलेश यादव भी जो इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। अब हुआ क्या कि भारत जोड़ो यात्रा का रूट जो था उत्तर प्रदेश के अंदर जो तय होना था, उसको तय होने में देरी हुई, तो उस बीच अखिलेश यादव से एक सवाल पूछ लिया गया।
अखिलेश यादव से जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमको अभी कोई न्योता नहीं मिला है और बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, हमको न्योता नहीं मिलता है। उनका इशारा जो था उस समय वो राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर के भी था। उन्होंने उसको कहा भी था कि राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया उसका वो प्राण प्रतिष्ठा का जो हुआ कार्यक्रम उसका भी हमको नहीं मिला, और जब हमने पूछा तब बाद में हमको वो दिया गया। तो बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं। यानी उन्होंने एक आम बात जो थी कही थी, अमूमन होता है कि भाई हमको बड़े बड़े कार्यक्रमों का न्योता नहीं मिलता। इसका मतलब अखिलेश यादव ने माना ये कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बड़ा कार्यक्रम है और उसका भी न्योता उनको नहीं मिला, जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता अखिलेश यादव को नहीं मिला था। उस अखिलेश यादव का ये बयान आते ही जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं महासचिव जयराम रमेश, उन्होंने तुरंत वक्तव्य जारी किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट अभी यूपी से फाइनल नहीं हुआ है और जब वो फाइनल होगा उसकी हम सूचना और उसका निमंत्रण जो है तमाम नेताओं को हम देंगे, और वो जारी कर दिया। जैसे रूट फाइनल हुआ, कल अखिलेश यादव ने वो चिट्ठी भी जारी कर दी कि वो उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये जैसे ही ये खबर आई कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी को असल में उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि 80 सीटों वाला राज्य है और यहाँ से उसको 63 सीटें हैं अभी, तो यहाँ से वो जो है कुछ सीटों का इंतज़ाम कर सकती है। उसकी ये सोच थी कि अगर इंडिया गठबंधन में यहाँ फूट पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अखिलेश यादव के कल के उस ट्वीट के बाद और उस सूचना के बाद कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन की तारीफ में और हेमंत सोरेन के समर्थन में बातें कहीं, अपने बयान दिए, उससे ये स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इंटैक्ट है और पूरी एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव में जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानियाँ बढ़ीं, तो भारतीय जनता पार्टी की जैसी परेशानी बढ़ी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मीडिया के ज़रिए ये खबरें फैलाने की कोशिश की गई कि जयंत चौधरी जो है वो गठबंधन छोड़ के और जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब ये क्यों जा सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति जो राजनीति में है वो अपना फ़ायदे की पहले सोचता है। जयंत चौधरी भी अपने फ़ायदे की बात सोचेंगे, दूसरे लोग भी अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा जयंत चौधरी को साथ में लेकर के? असली बात यह है, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है, इसीलिए वो लगातार मुद्दे बदल रही है, लगातार दूसरे दलों के साथ संपर्क में है और तोड़फोड़ करने की कोशिशें कर रही है। भाई, अगर प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि गठबंधन जो उनका एनडीए जो है वो 400 सीटें जीतेगा, तो फिर आपको जयंत चौधरी की आवश्यकता क्यों है? फिर आपको एनसीपी में तोड़फोड़ की आवश्यकता क्यों है? फिर आपको नीतीश कुमार क्यों चाहिए? फिर आपको हेमंत सोरेन जेल में क्यों चाहिए? फिर आपको अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों चाहिए? ये सारे सवाल जिस तरह की सोच रहे हैं, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में ये जान चुकी है कि उसको 2024 में सत्ता मिलने नहीं जा रही है, इसलिए वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके के सारे खेल करना चाहती है। और उसका सोचना है कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आते हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जयंत चौधरी राजस्थान में और हरियाणा में भी कुछ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा करवा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सोचना है। जिस तरीके से पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन के दौरान जयंत चौधरी ने जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को खुलकर के समर्थन दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ी थी और भारतीय जनता पार्टी को किसानों के सामने झुकने को मजबूर होना पड़ा था। जो 3 काले कानून कृषि बिल पे लेकर के आए गए थे, वो काले कानून जो थे भारतीय जनता पार्टी को वापस लेने पड़े और प्रधानमंत्री को आकर के जो है खुद सुबह जो थे, हालांकि प्रधानमंत्री रात को आते हैं जब कोई बड़ी घोषणा करते हैं 8 बजे, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री को सुबह 9 बजे जो था वो टीवी पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो प्रधानमंत्री की तपस्या में कमी जो थी वो किसानों ने जो की, उसमें एक बड़ी भूमिका जयंत चौधरी की भी थी, क्योंकि जयंत चौधरी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को समर्थन दिया और ख़ासतौर से दिल्ली के आसपास के जो लगते हुए इलाके हैं वहाँ से किसानों को जिस तरीके से जत्थे लगातार आते रहे और 1 साल से ज़्यादा जो थे वहाँ किसान डेरा डाले बैठे रहे दिल्ली की सीमाओं पर, और जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिशें की गई किसानों को, वो सब हुआ एक इतिहास की चीज़ हो गई है हालांकि किसान आंदोलन। लेकिन उस किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का सोचना ये है कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा में कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। दूसरा, ये नैरेटिव बनाने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाएगी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और दल जो है वहाँ से वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये एक माहौल बनाने के लिए जयंत चौधरी की खबरें एक तरीके से
चलाई जा रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनमें कोई सत्यता नहीं है, चूंकि जयंत चौधरी जो स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुके हैं, और जयंत चौधरी की जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिस तरीके के नेता हैं जयंत चौधरी, इतनी आसानी से अपने बातों से पलटने वाले नहीं हैं। मैं उनके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, जयंत चौधरी की बात कर रहा हूँ। जयंत चौधरी जो है वो इतनी आसानी से पलटने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि जयंत चौधरी शायद नीतीश कुमार नहीं हैं। आंचल जी जी अमलेंदु जी, और इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खरी खरी में। धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, धनंजय जी से यहाँ पर सवाल लेंगे। जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, धनंजय जी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, और उससे पहले ही एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से चलाई जाती है, और बड़े बड़े चैनल इस खबर को चलाते हैं जो ये अपने आप को बताते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में है। वो बताते हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के संपर्क में है और वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब ये खबरें बताई जा रही हैं, ये भी बताया जा रहा है कि 4 सीटें बीजेपी उन्हें देने जा रही है। दूसरी तरफ जो एनडीए के दल हैं बाकी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। खुद जो आरएलडी के नेता हैं वो सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन उनका पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि वो पलटने वाले नहीं है। क्या कुछ लग रहा है धनंजय जी, क्या बीजेपी डरी हुई है इसीलिए इस तरीके से खबरें चलवा रही है और उसका समर्थित मीडिया जो है इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें जारी कर रहा है? धनंजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, धनंजय जी आवाज, धनंजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। हेलो हेलो हेलो, दोबारा से कनेक्ट कीजिए। जी धनंजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम आपसे संपर्क करेंगे। अमलेंदु जी, जिस तरीके से ये देख रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 4 सीटें देने की भी बात कही जा रही है। जी अमलेंदु जी, ये 4 सीटें जो हैं वो बताया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें देने जा रही है। अब ऐसे में 7 सीटें तो इंडिया गठबंधन में उन्हें मिल रही थी, तो क्या वो अपना नुकसान करके बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? देखिए, यही सवाल है। मतलब आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि भाई राजनीति में जब हर कोई अपना फ़ायदा देखता है तो जयंत चौधरी अपना फ़ायदा क्यों नहीं देखेंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को 7 सीटें तो देने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ जो उनका गठबंधन है उसमें उनको 7 सीटें लड़ने के लिए मिली हैं जयंत चौधरी को। तो जाहिर सी बात है कि जयंत चौधरी किसके साथ रहना चाहेंगे, 4 सीटों के साथ कि 7 सीटों के साथ? और सबसे बड़ी बात जो है उससे ज़्यादा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के जिस तरीके से जनता में रोष है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिछले 10 वर्ष का शासन रहा है उसमें जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से खासतौर से इस क्षेत्र में जो अग्निवीर का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, नौकरियों के अवसर जो जिस तरीके से छीने गए हैं, तो वो ये इन सारे मुद्दों के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जाना पसंद करेगा इस तरीके से जो जनाधार की चीज़ बात? तो ये जयंत चौधरी जो किसी हाल में मुझे लगता है कि इस तरीके से नहीं जाएंगे। और यही जो बातें अभी तक बताई जा रही हैं, जयंत चौधरी 4 सीटों पर लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ राजी हो गए, तो ये मुझे लगता है सिर्फ एक कयासबाजी है और ये एक तरीके से कहा जाए कि वो गठबंधन के प्रति जो है, मतलब इंडिया गठबंधन के प्रति एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो इस मीडिया के जरिए एक तरीके से की जा रही है। जयंत चौधरी मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरीके का आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं, और अगर जयंत चौधरी इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं तो उसके परिणाम जो है वो जयंत चौधरी को भुगतने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी उसके परिणाम जो है वो निश्चित तौर पर भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं है कि जयंत चौधरी जो है कोई पलटी मारने जा रहे हैं। उससे पहले भी जब बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उस समय भी जयंत चौधरी का जो है स्पष्ट बयान जो था आ गया था। उस समय भी ये खबरें चलाई गई थी कि जयंत चौधरी जो है वो जा रहे हैं और उनकी अमित शाह से बात हो गई है और फार्मूला तय हो गया है। सारी बातें जो थी उस समय ये सारी उड़ाई गई थी। उस समय भी जयंत चौधरी ने स्पष्ट तौर पर जो था वो इनकार कर दिया था और कहा था कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस गठबंधन के साथ
गए हैं जयंत चौधरी, वो उसको छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने नहीं जाएंगे, मुझको ऐसा लगता है। बाकी आगे हम लोग समीक्षा करेंगे क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। जी अमलेंदु जी और धनंजय जी हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बड़ा बदलाव आने जा रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश लेगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत सारे समीकरण बदलने वाले हैं। अब बीजेपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर कर या फिर किसी बड़े और दांव चलने की वो कोशिश में है, इसीलिए वो आरएलडी को लेकर जो उसका समर्थित मीडिया है उसके हवाले से वो किस तरीके से खबरें चला रही है। धनंजय जी, इस पर आपका कमेंट चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है? क्या बीजेपी डरी हुई है या फिर एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक बड़ा दांव वो जो चलने की कोशिश में है उसके जरिए ये खबरें फैला रही है? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी 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 आ रही। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि आवाज गूंज रही है कहीं से। मैं ये कह रहा था कि जिसके पास खोने के लिए होता है कुछ, वो हमेशा डरता है। तो बीजेपी सत्ता में है तो जाहिर है उसको डर लगेगा सत्ता कहीं छीन न जाए। और सत्ता छीन जाने के कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जितने वादे पूरे किए थे बीजेपी ने जनता से, आम आदमी से, उसमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे किसानों से किया हो, युवाओं से किया हुआ हो या और लोगों से किया हुआ हो, कोई वादे पूरे हुए नहीं। और ये जो कहते रहे कि हम राम मंदिर बना दिया, हमने 370 हटा दिया और मुसलमानों को ठीक कर दिया, ये सब ऐसे नारे हैं या ऐसे काम हैं जिसका कोई संबंध नहीं है धरातल से। ये हवाई है। वो 370 का क्या खत्म करके क्या किया आपने? क्या था ऐसा जो आपने मिटा दिया? अभी 370 के बाद देखिए राम मंदिर। देश में कितने मंदिर हैं? कब तक राम मंदिर के भरोसे देश को चलाओगे? मतलब नहीं है। क्या राम मंदिर बनाने के लिए सरकार में आए थे आप? आपने तो कहा था कि बेरोजगारी हटा देंगे, हम काला धन ले आएंगे, क्या क्या नहीं कहा था। हुआ क्या? तो अब उसके बाद जो ये नया इन्होंने चालू किया है कि हम जो है यूसीसी का एक देख लीजिए कि अभी आज जो है वहाँ पास हो जाएगा बिल, वो जो विधानसभा है वहाँ की उत्तराखंड की। अब लेकिन बतलाइए उसमें ऐसा क्या उन्होंने किया जिसके लिए कहा जाए कि समान नागरिक संहिता लागू कर दिया आपने? वहाँ अनुसूचित जातियां जो है, जिसको आदिवासी कहते हैं हम सब, वो सब बाहर है उससे। तो जब उससे बाहर कर दिया तो समान नागरिक कैसे हो? क्या आप जो आदिवासी वहाँ के हैं उनको आप नागरिक नहीं मानते हो? और अगर नागरिक मानते हो फिर समान नागरिक कैसे हुआ? तो इनके तमाम जो काम हैं वो हवाई ढोल पीटने वाले हैं। जैसे विदेश में डंका बज रहा है, ये भी ढोल है। अब आपका देश जो है 129वें नंबर पे है गरीबी में, और आप कह रहे हो कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। तो एक आदमी के अमीर हो जाने से, अडानी के अमीर हो जाने से क्या देश अमीर हो जाएगा? क्या देश के नागरिकों की चिंताएं खत्म हो जाएंगी? वैसे ही मोदी जी कल कह रहे थे कि मुझे ओबीसी को, मेरे जैसा ओबीसी दिखाई नहीं पड़ता। अरे आप अकेले ओबीसी से देश चलेगा क्या? आप जो है मशरूम खाते हो, आप 15 बार कपड़े बदलते हो, आप बड़े सिक्योरिटी में चलते हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपका डंका बज रहा है। बाकी आदिवासियों का डंका बज रहा है क्या? बाकी आदिवासियों को मशरूम मिल रहा है खाने को क्या? बाकी जो ओबीसी है क्या वो दिन भर में 15 ड्रेस बदलते हैं क्या? तो ये किसको बरगलाते हैं? मुझे लगता है ये सारा जो उनका एजेंडा है वो फ्लॉप हो गया है। और अब इसीलिए उन्होंने जब इंडिया गठबंधन बना तो डर करके उन्होंने, आप देखिए, एनडीए बना दिया और कहा कि 38 दलों को साथ ले लिया। कितने सारे दल तो जैसे हैं जिनके पास जो है एक सीट नहीं है। फिर नीतीश कुमार को उन्हें किसी तरह तोड़ लिया तो उनको लगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया, परसेप्शन में तो जीत गए। ये तो मीडिया द्वारा परसेप्शन ही तो बनाते हैं। और इनका जो मीडिया है, आप देख लीजिए ना कि मीडिया का चरित्र कितना घिनौना हो गया है। क्या यही मीडिया का चरित्र था? यही मीडिया का चरित्र होना चाहिए? चौथा स्तंभ लोकतंत्र का इसी को कहते हैं। तो जिस हिसाब से मीडिया का चेहरा बिगाड़ा, जिस हिसाब से देश के लोकतांत्रिक जो ढांचा है, लोकतांत्रिक संस्थान है, उसका चेहरा बिगाड़ा, जिस तरह से आम आदमी को बेवकूफ बनाया, अब इनके पास आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? डर तो लगेगा। जब आपने सारे गलत काम किए तो आपको डर तो लगेगा कि अब जेल जाने का टाइम आ गया। तो इनके जेल जाने का टाइम यह है कि सत्ता से बाहर निकलेंगे, सत्ता से बाहर निकलेंगे, फिर इनके खिलाफ जांच होगी। अब भ्रष्टाचार के देखिए बात करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने, यहाँ ईडी, वहाँ सीबीआई, वहाँ तमाम भेजते रहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि 2016 के बाद 20 पायदान नीचे उतरा है देश भ्रष्टाचार के मामलों में भी। मतलब 93 पे आ गया है। वो 70 के आसपास था, वो 93 नंबर पे आ गया देश दुनिया में।
तो आप भ्रष्टाचार के मामले पे भी आप जो है गड़बड़ किए, और आप जो आपके साथ आपने क्या किया, भ्रष्टाचार का हुआ खड़ा किया, ईडी सीबीआई को सामने लगाया और लोगों को बदनाम किया। अभी जो झारखंड में हुआ, चंपई सोरेन वहां चीफ मिनिस्टर बने और आकर के जो उन्होंने बोला, हेमंत सोरेन ने क्या कहा, चैलेंज कर दिया एक तरह से। और अब बताऊं आपको, झारखंड में बीजेपी की हवा टाइट हो गई है, हवा खराब हो गई है, आदिवासी चिढ़ गए हैं और इसका असर पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि उनके पिता जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं शिबू सोरेन, वो आदिवासियों के, उनको गुरुजी कहा जाता है, वो आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके कहे का अर्थ है। अब जो है देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं ये। महाराष्ट्र में अब शरद पवार जी की पार्टी चुनाव आयोग को लगा दिया यहाँ। अब पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम छीन लिया, अब शरद पवार के चुनाव चिन्ह और नाम छीन रहे हैं। तो ये खाली छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि किसी का चेहरा आप कैसे ले लोगे, किसी के गुण कैसे ले लोगे। राहुल गांधी को इतना बदनाम किया, राहुल गांधी का फाइनली क्या नुकसान किया। तो जयंत चौधरी की जो बात कर रहे थे हमारे साथी अमलेंदु जी, देखिए जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये मीडिया फैला रहा है। अभी मैं सुबह देख रहा था उनका बयान शिवपाल यादव का, वो कह रहे थे कौन बोल रहा है, किधर जा रहा है, जयंत नहीं कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम लिया। इंडिया गठबंधन मजबूत है और उत्तर प्रदेश में मजबूत रहेगा। देर सवेर मायावती जी भी आ जाएंगे, ऐसी बात चल रही है। तो राहुल गांधी जो एक समा बांध रहे हैं। और देखिए ये चुनाव जो है ना, इस बार मुझे लगता है व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, पार्टियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि मोदी सत्ता में रहेंगे या मोदी को सत्ता से बाहर निकालेंगे। पब्लिक जो है या आम आदमी नागरिक जो हमारे हैं, वो इसी मुद्दे पे वोट दे रहा है। एक जो मोदी के साथ खड़े हैं कि तीसरी बार मोदी को लेके आना है, और एक खड़े हैं कि नहीं मोदी जी को इस बार आने नहीं देना है। तो ये जो मोदी जी को आने नहीं देना है, वो पार्टी में बटे हुए वोट अब नहीं रह गए। पार्टियां भले बटी हुई 15 पार्टियां हैं, लेकिन लोग नागरिक जो है एक ही हैं, उनको उसी को वोट देंगे जो उस इलाके में जिसका लोकसभा या जो उम्मीदवार होगा वो मजबूत होगा, उसी को वोट देंगे। आम आदमी ने यह तय कर दिया है। जी आंचल जी, कि मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं बन रहे हैं और राज्यों में स्थिति जो है वो बीजेपी की खराब होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। किसानों के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, और किसान जो हैं वो सिर्फ अगर देखा जाए तो वेस्ट यूपी की बात नहीं है। अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो वहां पर भी पशुओं की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, लगातार अखिलेश यादव उठाते आए, उससे वो भी परेशान है। तो योगी के लिए तो वो थोड़ी सी एक तरीके से जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में सियासत अभी तक राजनीति रही है हिंदुत्व को लेकर, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन मोदी को लेकर जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। केंद्र में मोदी की सरकार लानी है, इससे ज्यादा समस्या जो है वो उन लोगों के बीच में है। उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो बदलनी है। तमाम लोग जो है वो खुलकर बोल रहे हैं और समस्या बीजेपी के लिए खड़ी है। शायद इसीलिए इस तरीके से चीजें की जा रही हैं। तमाम वो सहयोगी जो बीजेपी से खफा थे उन्हें भी मनाकर बीजेपी में लाया गया है और बीजेपी के समर्थन में लाया गया, एनडीए में लाया गया, और बताया जा रहा है कि योगी से उनकी बन नहीं रही है। राजभर और तमाम लोग, तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए शायद डर कर बीजेपी इस तरीके से खबरें चलवा रही है। अब इसी बीच एक बड़ा बयान जो है वो डिंपल यादव का आ रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही हैं और ऐसे में डिंपल यादव का जो बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने चर्चा करते हुए जयंत चौधरी की बातें रखी उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ डिंपल यादव का बयान है। संसद के अंदर भी और बाहर भी, और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। कोई बात नहीं है कि अभी वो है आपके साथ या नहीं? मैम राम मंदिर अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। और उनको राज्यसभा पहुंचाने में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है। आप लोग क्या संपर्क में हैं उनके पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक तौर पर? मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद
अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और बस, थैंक यू। अमलेंदु जी, धनंजय जी, ये बयान आपने डिंपल यादव का सुना और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि किसानों का जो मुद्दा है वो लगातार जयंत चौधरी उठाते आए हैं और जयंत चौधरी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसानों को किसी भी तरीके से परेशानी जो है उठानी पड़े, किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़े। अमलेंदु जी, जो कुछ भी यहाँ पर वो एक तरीके से याद दिला रही थी डिंपल यादव, और इसके साथ ही कई और भी मामले हुए हैं जहां पर जयंत चौधरी पर सीधे अटैक बीजेपी सरकार ने करवाए। ऐसे में क्या जयंत चौधरी उन सब बातों को भूल पाएंगे और उसके बाद बीजेपी का वो समर्थन करने के लिए तैयार हो पाएंगे? देखिए आंचली, सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी उन मुद्दों को भूल पाए, उन बातों को भूल पाए या ना भूल पाए, तो जयंत चौधरी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्या जनता जो है इन बातों को भूल जाएगी? असली मसला ये है। देखिए, जयंत चौधरी के रहने या रहने से कोई अंतर नहीं है। सवाल ये कि जो जयंत चौधरी के साथ जनता है वो किधर है। वही जयंत चौधरी को या किसी को भी, या अखिलेश यादव को या राहुल गांधी को, मतलब सब जो है वो जनता ही तय करेगी कौन किधर रहेगा। और जो जनता के कहे के मुताबिक नहीं रहेगा उसका स्थान फिर इस देश की राजनीति में भी नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छे तरीके से समझने की बात है। देखिए, एमएसपी को लेकर के जब किसान आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री ने ही ये घोषणा की थी कि वो एमएसपी पे जो था वो कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी जो है वो काम करेगी और एमएसपी को लेकर के बताएगी। वो कमेटी जो है, उस कमेटी की आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। वो कहाँ है कमेटी, किसी को नहीं मालूम है। जो प्रधानमंत्री ने अपनी तपस्या में कमी बताया था उसको लेकर के, और किसान लगातार उस पर बात कर रहे हैं। जिन किसान नेताओं ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, उस आंदोलन को बढ़ाया था, उनके ऊपर तमाम तरह के नए नए मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो किसान नेता जो इसको बात कह रहे हैं। अब आप देखिए, वो जो एक न्यूज़ पोर्टल का न्यूज़ क्लिक का जो मसला था, उस पर आरोप क्या लगा है? ये लगा है कि साहब किसान आंदोलन को इन्होंने समर्थन दिया था। तो यानी कि किसान आंदोलन को समर्थन देना भी अब आप जो देशद्रोह की सीमा में लेकर के आ रहे हैं। तो ये समझा जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, और चूंकि जयंत चौधरी की पूरी राजनीति, जयंत चौधरी क्या, उनकी पार्टी की और उनके पूरे पुरखों की राजनीति, मतलब उनके पिता की स्वर्गीय अजीत सिंह की और उनके दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की राजनीति जो है वो किसानों की राजनीति रही है। बल्कि चौधरी साहब तो जो है वो चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। मतलब किसानवाद चौधरी चरण सिंह का जो था वो एक समय में बड़ा मशहूर था, और 8 राज्यों में सरकारें चौधरी चरण सिंह के इशारों पर बना करती थी। ये स्थिति थी चौधरी चरण सिंह की। तो जिस लीगेसी के जरिए अजीत सिंह हैं राजनीति में, तो क्या वो लीगेसी जो है इनको जयंत चौधरी को ये अनुमति देगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए? आपने इन छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठाया अचल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्नाव में ये बात कही थी, मुझे यहाँ तक ध्यान पड़ता है, उन्नाव में ही उन्होंने ये बात कही थी कि 15 मार्च के बाद ये मसला हल कर दिया जाएगा आवारा पशुओं का। ये प्रधानमंत्री का कहना था। उससे घोषणा दी गई थी कि आप एक बार मुझको समय दीजिए, 15 मार्च के बाद ये मसला हल कर दिया जाएगा। 15 मार्च 2022 के बाद 15 मार्च 2024 आने वाली है। क्या उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का मसला हल हो गया, जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये किसानों के जो मसले हैं, मुझे लगता है कि जयंत चौधरी इसलिए नहीं जाएंगे कहीं भी, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया जो इस तरीके की अफवाहें फैलाता रहेगा। डिंपल यादव जो है वो साफ तौर पर कह रही है, मुझे लगता है, और डिंपल यादव जो है गंभीर नेत्री हैं और कम बोलती हैं, लेकिन जितना बोलती हैं वो तोल के बोलती हैं डिंपल यादव। तो डिंपल यादव बहुत तोल के बोल रही हैं, और ये भी कह रही है कि अगर मीडिया की बातें सही हैं, मतलब एक तरीके से मीडिया खबरें फैला रहा है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। और मतलब ये वजह कोई नहीं है कि गठबंधन में सीटें वीटें का मसला नहीं है, कोई और बहुत बड़ी वजह होगी। तो साफ तौर से मतलब बात है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एकजुट है। आज की तारीख में जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। शिवपाल सिंह यादव भी इस बात को कह चुके, डिंपल यादव की भी बात आपने सुनवा दी। कुल मिलाकर के, और जयंत चौधरी जो हैं वो किसी भी हाल में ये नहीं भूल जाएंगे कि किस तरीके से हाथरस में उनके ऊपर इसी सरकार ने लाठियां पड़वाई थी। आंचल जी अमलेंदु जी, और इस वक्त बड़ी खबर जो है वो आ रही है, अखिलेश यादव ने भी इस पर जवाब दिया है। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। क्या जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? ये सवाल कल से ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो बीजेपी समर्थित मीडिया है वो कल से ही सूत्रों के हवाले से ये खबर दे रहा था और ये बता रहा था कि सब कुछ इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो है वो एनडीए में शामिल होने जा रही है। अब इस पर अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने जब सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए।
आपने सर अच्छा ऑफर दिया लेकिन उधर बात चल रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर आप न्याय यात्रा में शामिल होने धनंजय जी, अमनिल्लू जी, ये आप बयान सुन रहे थे अखिलेश यादव का। बड़ा बयान आया है कि मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी जा रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो उनके जो पार्टी के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, अमनिल्लू जी, आपने देखा किस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि ये जो खबरें हैं ये भ्रामक खबरें हैं और इस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि बीजेपी जो कुछ वो एजेंडा सेट करती है उस एजेंडे के तहत सारी चीजें उसके अनुकूल हो जाएं और इसीलिए इस तरीके की चीजें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। लेकिन जयंत चौधरी और आरएलडी जो है वो इंडिया गठबंधन में है। सीट बंटवारे को लेकर भी अगर बीजेपी 4 सीटें उन्हें दे रही है और इधर उन्हें 7 सीटें मिल रही हैं, ऐसे में घाटा जो है वो जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ जाने पर हो रहा है। अब अगर कोई बड़ा दबाव बनाया गया है, कोई और बात है जो डिंपल यादव कह रही है, तो वो कोई बड़ी बात हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से स्थिति है और अगर सीट बंटवारे को लेकर है तो वो बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। धनंजय जी, अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान आया है, इस पर आपका एक जवाब चाहेंगे। देखिए, अखिलेश जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे, चूंकि अखिलेश से जयंत की आज से नहीं काफी दिनों से दोस्ती है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़े नेता है इंडिया गठबंधन के। वही चीजें हैंडल कर रहे हैं, वही कांग्रेस को भी उन्होंने सीटें दी है, उन्होंने ही सीटें जो है उनको भी दी है, जयंत जी को भी दी है। और जयंत के साथ पहले भी अलायंस रहा है उनका, विधानसभा में भी याद कीजिए अलायंस रहा है, राज्यसभा के मेंबर उन्होंने ही बनाया है, अखिलेश यादव की वजह से राज्यसभा में पहुंचे हैं जयंत। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी एक और बड़ी बात है कि क्या किसानों के साथ जो धोखा किया है बीजेपी ने, जो किसानों को लखीमपुर खीरी में जिस तरह से कुचल के मारा गया, जो किसान 750 मरे आंदोलन के दौरान 13 महीने के दौरान, क्या जयंत चौधरी उन किसानों की मृत्यु का, उन किसानों की शहादत का, उन किसानों की तकलीफ का ख्याल नहीं रखेंगे? क्या किसानों को धोखा देंगे वो, और वो धोखा देकर के उसके साथ जाएंगे जिसने किसानों के साथ गड़बड़ी की? उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह वो तो किसान नेता माने जाते थे। कहा भी जाता है कि पहला किसान प्रधानमंत्री देश का बना चौधरी चरण सिंह बने, और बड़ा सम्मान था उनका हर जगह। वो ईमानदार, बेहद ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे, बड़े कुशल राजनीतिज्ञ थे वो, और पूरे देश में उनकी पहचान थी। जयंत चौधरी तो खैर उस इलाके में सिमटे रह गए, लेकिन जयंत चौधरी, ये चौधरी चरण सिंह तो पूरे देश में जाने जाते थे। लोक दल पार्टी जो है बनाई थी उन्होंने, और उसमें कितने सारे लोग थे, फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कई सारी लंबी कहानी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अखिलेश ने भी कहा कि बहुत पढ़े लिखे, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जयंत चौधरी का, क्या कमाल इंटरव्यू दिया था, कितनी समझदारी है, कितना बढ़िया जानते हैं दुनिया को भी और अपने इलाके को भी। मतलब ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो दुनिया को भी जानता है और अपने इलाके को भी जानता है। ज्यादातर नेता है जो दुनिया को जानते हैं तो अपने इलाके को नहीं जानते, अपने इलाके को जानते हैं तो दुनिया को नहीं जानते। तो मुझे लगता है जयंत चौधरी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जो उनको, उनकी पार्टी को और देश को नुकसान पहुंचाए, किसानों को नुकसान पहुंचाए। जी जी, और एक पुराना बयान जो है जयंत चौधरी का वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब नीतीश कुमार से भी लोग तुलना करने लगे थे। अब ऐसे में उनका जो बयान है वो ये जवाब देने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार जैसे वो पलटी नहीं मारने वाले हैं। क्या है वो बयान, वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। जयंत चौधरी का जो पुराना बयान वायरल हो रहा है वो सुनिए आप। उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। अमरिंदु जी, ये बयान आप सुन रहे हैं जयंत चौधरी किस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए और मंच से ये कह रहे हैं कि मैं कोई चमन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आज के में मुहावरा जो ये हो जाएगा, मैं कोई नीतीश कुमार हूँ जो पलट जाऊंगा। तो लेकिन उस समय तक चवन्नी का मसला था तो जयंत चौधरी ने चवन्नी शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि आज अगर जयंत चौधरी सामने आएंगे तो जयंत चौधरी यही कहेंगे मैं कोई नीतीश कुमार हूँ जो पलट जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के अगर जयंत चौधरी नीतीश कुमार होंगे तो पलट जाएंगे और नीतीश कुमार नहीं होंगे तो नहीं पलटेंगे। तो आज की स्थिति में तो यही बात, ये पुराना उनका जो है उनके समर्थक ही इसको वायरल कर रहे हैं।
यानी आप ये देखिए कि जो जयंत चौधरी का ये पुराना बयान है, इसको कोई और नहीं, जयंत चौधरी के समर्थक ही इसको वायरल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया जो है ये इसको जो है वो हवा दे रहा है। और जयंत चौधरी पहले ही इस बात को साफ तौर पे कह चुके हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा, जो मैं इस गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घिरी हुई दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश से, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। प्रधानमंत्री जो सीना ठोक के 370 सीटें लाने का दावा ठोक रहे हैं और 400 गठबंधन का लाने का दावा ठोक रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का बहुत बड़ा योगदान वो मान के चल रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर अगर सिमट गई तो फिर ये कहाँ 370 सीटें जाएंगी जो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब होती जा रही है, जिस तरीके से यहाँ किसानों के मुद्दे जो फिर सतह पर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव आते आते, अखिलेश यादव लगातार जो है आप देखिए उनके ट्वीट दिन में मुझे लगता है कि 2 या 3 इस तरीके के होते हैं कि किस तरीके से आवारा पशुओं से जो है किसान एक तरीके से वो परेशान हैं। उनकी एक नेता है काजल निषाद जिनको घोषणा की गई है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने अभी वीडियो एक ट्वीट किया कोई 2 या 3 दिन पहले कि आप जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं और ये खेत में देखिए ये 5 सांड जो हैं ये सारी फसल चल जा रहे हैं, तो ये 5 किलो अनाज जो है वो फ़ायदे का है या ये पशु जो है ये फसल को नुकसान पहुंचाना है, ये ज़्यादा नुकसान है। तो कुल मिलाकर के ये पशुओं का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में 2022 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में था और जिसको प्रधानमंत्री ने ये कह करके शांत करने की कोशिश की थी कि मुझको आप 15 जनवरी तक का समय दीजिए, वो 15 मार्च तक का समय दीजिए, वो 15 मार्च का समय निकले हुए 2 साल होने को आ गए हैं। मुद्दा वो जसकत्ता से वो मुद्दा फिर आ रहा है और किसान इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सारे वायदे जो हैं, जो भी प्रधानमंत्री ने गारंटियां दी वो सारी गारंटियां फेक गारंटियां साबित हुई हैं। किसानों के मसले को लेकर के आपने 2014 से पहले कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों को लगातार घाटा हो रहा है। आपने कहा था कि एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू नहीं हुई। आपने कहा था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, वो सिफारिशें कहाँ चली गई वो पता ही नहीं है, ना प्रधानमंत्री को पता है ना किसानों को पता है कि वो सिफारिशें कहाँ चली गई। तो किसानों के सारे मसले इस समय सतह पर हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ये चुनाव जो है वो किसानों पर केंद्रित होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चूँकि काफ़ी घबराई हुई है, अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हाथ मिलाया है और ये घोषणा हुई है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और यहाँ से जब एक तूफान उठेगा, मुझे लगता है कि इस पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहाँ से इंडिया गठबंधन की ज़बरदस्त हवा बनना जो शुरू होगी और लोगों को ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में संकट में आ रही है। ऐसा समझा जा सकता है, ये हम लोग का विश्लेषण है। कल क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें ये हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है कि हमारे इस विश्लेषण से सहमत है कि उत्तर प्रदेश में उसकी हवा खराब हो रही है, इसीलिए उसको इन तरीके की तमाम फर्जी खबरों का सहारा लेना पड़ रहा है आंचल जी, वरना कोई बात नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की फर्जी खबरों का सहारा लेकर के नैरेटिव बनाने की कोशिश करे। अगर आपकी 370 सीटें अकेले आ रही हैं और 400 आपको गठबंधन की आ रही हैं तो आपको नीतीश कुमार क्यों चाहिए हैं, आपको जयंत चौधरी क्यों चाहिए हैं, आपको हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? फिर आप तो वैसे ही आ रहे हैं भाई। 400 सीटें अगर आपका गठबंधन लेकर के आ रहा है और 300 सीटें आप अकेले लेकर के आ रहे हैं तो आप अपनी सीटों में से जयंत चौधरी को क्यों दे रहे हैं, अपनी सीटों में से आप नीतीश कुमार को सीटें क्यों दे रहे हैं? तो ये सारे मसले, तो इसका मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो सदन में बोले 370 या 400 जो भी उन्होंने बातें कहीं वो एक तरीके से खोखली बातें प्रधानमंत्री की थी। अब चूंकि प्रधानमंत्री हैं वो बातें करते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं, बातें करने के माहिर हैं, मन की बातें बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं, अच्छे मन की बातें करते हैं। तो ये उनकी मन की बातें हैं। मुझे लगता है कि ये भी जो है एक प्रधानमंत्री मन की बातों में से एक मन की बात हो सकती है कि जयंत चौधरी जो है वो इंडिया गठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का, साथियों का। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही हो और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ही किस तरीके से एक फेक खबर चलाई गई। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के तहत ये खबर फैलाई गई है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जयंत चौधरी को लेकर अभी खबरें यही आ रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं और किसी भी तरीके से वो पलटने वाले नहीं हैं। हालांकि उनका पुराना बयान जो है कि चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, वो भी वायरल हो रहा है। अब ऐसे में अगर जयंत चौधरी कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो
क्या उनका जनाधार उनके साथ रहेगा? क्या उनके समर्थक तब भी उनके साथ रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो जिस तरीके से बीजेपी से नाराज हैं, और चाहे किसान हो या फिर आप देखें कि अल्पसंख्यक जो हैं, जो कुछ भी बीजेपी की नीतियां रही हैं उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर वो जाते हैं तो क्या समर्थक और जनाधार भी उनके साथ जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं आंचल आपसे चाहूंगी इजाजत, देखते रहिए DV लाइव।